चलिए आज क्लास 11th का हम लोग स्टार्ट करते हैं लेसन फर्स्ट केमिस्ट्री का, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। ये जो चैप्टर है केमिस्ट्री का एक इंट्रोडक्शन है। केमिस्ट्री के बारे में बस थोड़ा सा जानकारी, कोई भी काम करते हैं तो उसके पहले उसकी जानकारी होनी आवश्यक होती है, इसलिए ये चैप्टर एक इंट्रोडक्शन के रूप में होता है। कुछ लोग कहते हैं कि फर्स्ट चैप्टर है, इंपॉर्टेंट नहीं है एग्जाम में, इससे कुछ वो क्वेश्चन नहीं रहता है, लेकिन हाँ, जानकारी के लिए आदमी पढ़ते हैं, जो भी पढ़ता है शिक्षा लेता है ज्ञान के लिए, तो ज्ञान की दृष्टि से यह ज़्यादा जरूरी है। तो चलिए आइए शुरू करते हैं लेसन फर्स्ट, जिसका नाम है रसायन विज्ञान की मूल अवधारणाएं। हाँ, हम अब रसायन विज्ञान के बारे में जब पढ़ने जा रहे हैं तो हम जानेंगे कि रसायन शुरुआत में रसायन का विकास हुआ कैसे, रसायन की थ्योरी कंसेप्ट जो है, रसायन का कंसेप्ट, केमिस्ट्री का कंसेप्ट लोगों के दिमाग में कहाँ से आया और कैसे आया। तो सबसे पहले है ना, आप कहानी में सुनेंगे पारस पत्थर के बारे में। पारस पत्थर क्या होता था? पारस पत्थर क्या होता था, यह अगर यदि किसी भी ऐसा माना जाता था कि अगर यदि पारस पत्थर को किसी भी लोहे से, तांबे से या किसी अन्य धातु से स्पर्श कराया जाता है, सोना में बदल जाता है। तो लोग उसी पारस पत्थर के खोज के लिए रसायन शास्त्र का अध्ययन करना शुरू कर दिया। रसायन शास्त्र के बारे में जो है उसी पारस पत्थर की खोज के लिए ही शुरू हो गया रसायन का विकास। हाँ, अमृत के बारे में जब लोगों को पता चला तो अमृत भी बनाने के लिए, तो ये दो तीन कारण ऐसे हैं या दो कारण ऐसे हैं जिसके लिए रसायन का विकास हुआ। हाँ, अब रसायन के विकास को देखते हैं कि पौराणिक समय से अभी तक रसायन किस तरीके से विकसित हुआ। सबसे पहले कहा जाता है रसायन का विकास प्रमुखतः 1300 से 1600 सीई में कीमिया, अल्केमी और औषध रसायन के रूप में हुआ था, है ना। रसायन का विकास जो है, इसके पहले भी रसायन था, इसके बाद भी रसायन, लेकिन मैक्सिमम सबसे ज़्यादा डेवलप हुआ केमिस्ट्री, रसायन सबसे ज़्यादा 1300 से 1600 बीसी में, ठीक है। और पुरातन भारत में भी रसायन का बहुत सारा साक्ष्य मिलता है। हड़प्पा मोहनजोदड़ो की सभ्यता से भी बहुत सारे रसायन के स्रोत मिले हैं। उस समय धातु कर्म होता था, मेटलर्जिकल प्रोसेस के बारे में पता चला है। उस समय जो ईंटें बनाई जाती थी उसमें भी बहुत सारे रसायन मिले हैं। जो बर्तन होते थे, जो रंगने का कार्य किया जाता था, बर्तन को भी, चाहे बर्तन जो बनता था उसमें बहुत सारे रसायन का प्रयोग किया गया। तो चलिए, पुरातन भारत में रसायन को, हाँ, पुरातन भारत में सबसे पहले रसायन को जो है ना रसायन शास्त्र कहा जाता था। कुछ लोग इसको रस तंत्र कहते थे, कुछ लोग रस क्रिया अथवा रस विद्या भी कहते थे, है ना। पुरातन भारत में रसायन को रसायन शास्त्र, रस तंत्र, रस क्रिया अथवा रस विद्या कहा जाता था। भारत में, हाँ, मस्की, भारत में मस्की पाया गया 1000 से 900 बीसीई में, यानी पता चलता है मस्की एक प्रकार का रसायन ही है ना। उत्तर भारत के हस्तिनापुर और तक्षशिला में 1000 से 200 बीसीई में कांच की वस्तुएं प्राप्त हुई थी। तो ये इन चीज़ों को देख के पता लगता है कि रसायन जो है पहले, हाँ, बहुत पुराने समय से चलता आ रहा है। तांबे और लोहे का निष्कर्षण, तांबा और लोहा जो है उसका मेटलर्जिकल प्रोसेस, यानी जिससे वो खनिज से जिसको निकाला जाता है, उसे अशुद्धियों को अलग कर करके तांबे और लोहे का, इसका भी तकनीक भारत में ही विकसित हुआ था। ऋग्वेद में भी कहा गया है कि चर्म संस्करण और कपास को रंगने के लिए जो है, हाँ, रसायन का उपयोग किया जाता था। ये रासायनिक विधि के द्वारा ही संभव था। तो ऋग्वेद में भी इसका वर्णन मिलता है। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में समुद्र से लवण प्राप्त करने का एक रासायनिक विधि थी, समुद्र से लवण प्राप्त करने की, तो कौटिल्य ने अर्थशास्त्र में, हाँ, इसका भी वर्णन किया है। रसोपनिषद, रसोपनिषद में बारूद बनाने का विवरण मिलता है। तमिल साहित्य में भी गंधक, चारकोल, साल्ट पीटर, इसको पोटासियम नाइट्रेट कहा जाता है, पारा और कपूर को मिला करके पटाखा किस तरीके से बनाया जाएगा, इसका जो है तमिल साहित्य में इसका वर्णन दिया हुआ। सुश्रुत संहिता जो चिकित्सा से संबंध रखते थे, है ना, सुश्रुत, उन्होंने, उन्हीं के द्वारा रचित एक पुस्तक है सुश्रुत संहिता ग्रंथ कहें तो। क्षारक का महत्व के बारे में उसमें समझाया गया। चरक संहिता जो शल्य क्रिया से संबंधित है, हाँ, उन्होंने धातुओं के सल्फेट और कार्बोनेट बनाने का वर्णन किया। आपका ये जरूरत पड़ता है मेटलर्जिकल प्रोसेस में, जिसमें सल्फेट और कार्बोनेट बनाया जाता है। नागार्जुन जो है एक विश्वविख्यात रसायनज्ञ, अल्केमिस्ट और धातु विज्ञानी थे, है ना, और इन्होंने ही रस रत्नाकर की रचना की थी, ठीक है। नागार्जुन ने रस रत्नाकर की रचना की थी। रसार नवम में जो 800 सी में लिखा गया था, उसमें यह बताया गया है कि ज्वाला का रंग देख करके धातुओं का पहचान कैसे किया जाएगा, इसका पूरा वर्णन रसार नवम में मिलता है। कक्रपाणी ने मर्क्यूरिक सल्फाइड की खोज की थी। वाराहमिहिर की बृहत संहिता, हाँ, वाराहमिहिर, उन्होंने बृहत संहिता लिखा था, है ना। उसमें उन्होंने बताया था कि जो छत होते हैं घरों के या मंदिरों के या किसी भी भवन के, ठीक है, उसमें जो लसदार पदार्थ लगाए जाते थे, जो चिपचिपा हुआ करता था, तो उसको कैसे बनाया जाता था, फलों से या फूलों के रस से उसे बनाया जाता था। तो उसकी पूरी प्रक्रिया जो है वाराहमिहिर के बृहत संहिता में मिलती है। अथर्ववेद में बहुत सारे रंजकों का वर्णन मिलता है। हल्दी, मदेर, सूरजमुखी, हड़ताल, कर्मीज, लाख इत्यादि, ये सारे जो है रंजक है, जिसका वर्णन अथर्ववेद में मिलता है। 600 बीसी में जन्म हुआ था गणाद ऋषि का, जिन्होंने परमाणु सिद्धांत दिया था, और वैशेषिका सूत्र इन्हीं की रचना थी। रसायन विज्ञान के विकास के बारे में हम लोगों ने देखा। अब हम जानते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा,
है ना। रसायन विज्ञान की शुरुआत कैसे हुई हम लोगों ने देख लिया है, उसका इतिहास क्या था वह हम लोगों ने देखा। अब जानते हैं रसायन विज्ञान की परिभाषा। रसायन विज्ञान को कुछ लोग कहते हैं कि रसायन अणुओं तथा परमाणुओं का विज्ञान है। ठीक है, रसायन अणुओं तथा परमाणुओं का विज्ञान है। लेकिन आपकी किताब में सबसे ऊपर चैप्टर की शुरुआत में ही रोअल्ड हॉफमैन का एक दिया हुआ परिभाषा है। वो परिभाषा कहता है कि रसायन जो है केवल रसायन विज्ञान अणुओं और उनके रूपांतरण का विज्ञान है। अणु और परमाणुओं का विज्ञान है, लेकिन अणु और परमाणु किस चीज का विज्ञान है? उनके रूपांतरण का। अणु रूपांतरित होते हैं, अणु किस चीज में, परमाणु का रूपांतरण हुआ, अणु का रूपांतरण हुआ, तो उसका पूरा विज्ञान जो है रसायन विज्ञान है। ठीक है, और केवल ये अणुओं का केवल ये अणु किस में होते हैं? परमाणु परमाणु अणुओं में पाए जाते हैं, और ये तत्वों के अणु और परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ये जो तत्व के अणु परमाणु है केवल उन्हीं का विज्ञान नहीं है ना। तत्व तो आपको पता है 92 गो जो है, 92 प्राकृतिक तत्व हैं। इसके बाद बहुत सारे जो है वैज्ञानिकों द्वारा खोजे गए, नए लेबोरेटरी में तैयार किए गए भी कुछ तत्व हैं। लेकिन उन तत्वों से बनने वाले जो असंख्य प्रकार के अणु और होते हैं, उनका भी विज्ञान रसायन विज्ञान होता है। तो रसायन विज्ञान को यदि परिभाषित करना हो तो हम कह सकते हैं रसायन विज्ञान अणुओं तथा उनके रूपांतरण का विज्ञान है, और रूपांतर अपितु उनसे निर्मित होने वाले असंख्य प्रकार के अणुओं का भी विज्ञान है। ठीक है, अब जब हम कोई रसायन विज्ञान की परिभाषा पता चल गई, तो अब हम जानते हैं कि रसायन विज्ञान का महत्व क्या है, क्यों रसायन विज्ञान हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, इम्पोर्टेंस ऑफ केमिस्ट्री। ठीक है, तो आइए सबसे पहले इसमें जानते हैं रसायन विज्ञान का उपयोग कहाँ कहाँ होता है। रसायन विज्ञान का उपयोग मौसम विज्ञान, मस्तिष्क की कार्य प्रणाली, कंप्यूटर प्रचालन, उर्वरकों में, अम्लों में, क्षारों में, लवणों में, इसके अलावा चिकित्सा में होता है ना। इसके अलावा बहुत सारे जगह पे इसका उपयोग किया जाता है ना। अर्थव्यवस्था में भी रसायन शास्त्र का महत्वपूर्ण योगदान है। ठीक है, हाँ, बहुत सारी जो दवाइयाँ होती हैं, बहुत सारी क्या एलोपैथ की जितनी भी दवाइयाँ हैं, है ना, सिस्प्लाटिन, टैक्सोल, हाँ, एजिडोथाइमिडीन, ये सारी दवाएँ रसायन के बिना मुश्किल है बनाना, इसको तैयार करना। पर्यावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए भी रसायन का ज्ञान होना आवश्यक है। अगर यदि रसायन का ज्ञान नहीं होगा, हमको पता नहीं चल पाएगा कि किस प्रकार का प्रदूषण हो रहा है। और क्योंकि मैक्सिमम जो प्रदूषण होता है, पॉल्यूशन जो होता है, वो बहुत सारे रासायनिकों की वजह से ही होता है। तो इसलिए रसायन का ज्ञान होना अनिवार्य है। पर्यावरण को यदि प्रदूषण से हमको बचाना है, रसायन, अब रसायन की जो मूल अवधारणा है उसका शुरुआत कहाँ से होता है? द्रव्य की प्रकृति से। द्रव्य की प्रकृति से रसायन का, तो अब हम लोग इस चैप्टर को रसायन का शुरुआत करेंगे, तो द्रव्य की प्रकृति के बारे में सबसे पहले जानना आवश्यक है। तो चलिए आइए जानते हैं द्रव्य की प्रकृति के बारे में। वैसी वस्तुएं, द्रव्य की प्रकृति के बारे में जानते हैं। वैसी वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं तथा जिनके पास द्रव्यमान यानी वजन होता है, उसी को द्रव्य कहते हैं। जैसे पुस्तक हो गया, जल, कोई भी हाइड्रोजन गैस हो गया, ऑक्सीजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें, वैसी चीज़ें जिसमें आपको वजन मिले, द्रव्यमान हो जिनके पास, और वो स्थान भी घेरते, उनको रखने के लिए स्थान जरूरी हो, तो वैसी वस्तुओं को हम लोग क्या कहेंगे? द्रव्य कहेंगे। अब द्रव्य का कुछ गुण होता है, आइए उस गुण के बारे में जान लेते हैं। द्रव्य जो होते हैं छोटे छोटे कण से मिलकर बने होते हैं, जिसको अणु कहते हैं। तो कहा जा सकता है द्रव्य अणुओं से मिलकर के बने होते हैं। द्रव्य के अणु जो होते हैं, दो अणुओं के बीच कुछ ना कुछ दूरी होती है ना। जैसे आप पानी में चीनी को घुलाते हैं, है ना, तो चीनी के कण, अगर यदि एक गिलास पानी लेते हैं, उसमें एक चम्मच चीनी डाल करके जब उसको हम घुलाएंगे, जब उसको हम मिलाएंगे, हाँ, तो क्या होगा कि जो छोटे छोटे जो कण होंगे, अणु होंगे चीनी के, वो पानी के दो अणुओं के बीच जो दूरी होगा, उन्हीं के बीच में जा करके वो बैठ जाते, चले जाते हैं, तो अच्छे तरीके से घुल जाते हैं। हाँ, आप देखते होंगे जब पानी में चीनी घुलाते हैं तो चीनी के कण कुछ समय के बाद से गायब हो जाते हैं, वो कहाँ चले जाते हैं? तो इसी अंतर आणविक दूरी में ही वो क्या होते हैं? स्थापित हो जाते हैं, चले जाते हैं। ठीक है, ये पता चलता है कि द्रव्य के अणुओं के मध्य क्या होता है? अंतराण्विक दूरी होती है। द्रव्य के जो प्रत्येक अणु होते हैं एक दूसरे पर अंतराण्विक बल भी लगाते हैं। हाँ, यही कारण है जो जैसे ये बल लगा, जैसे ठोस जो है, कोई भी ठोस पदार्थ होता है, उसका उसको देखेंगे कि उसके सारे अणु एकदम एक नज़दीक नज़दीक होते हैं, उसको आसानी से कंप्रेस नहीं किया जा सकता, संपीड़ित नहीं किया जा सकता। द्रव जो होता है खुद से अपने आप फ्लो करने लगता है, गैस जो है, गैस भी अपने आप से फ्लो करने लगता है। इसका मतलब उसके अंतर के जो अंतर्आण्विक बल हैं वो कमज़ोर हैं, तो उनके अणु थोड़े-थोड़े दूर होते चले जाते हैं, या फिर उनमें कंप्रेसिबिलिटी आ जाती है ना, संपीड्यता आ जाती है। तो ये इससे हमको ये पता चलता है कि द्रव्य के अणु एक दूसरे पर अंतराण्विक बल लगाते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जिसको इंग्लिश में कहा जाता है। द्रव्य के अणु जो होते हैं वो गतिशील होते हैं। हाँ, अब कहें कि जो ठोस होता है उसके
अणु कैसे गतिशील होते हैं, जो ठोस पदार्थ होते हैं तो गतिशील होते हैं लेकिन कम गतिशील होते हैं, वो केवल अपने स्थान पर केवल वाइब्रेट करके कंपित होकर के बस रह जाते हैं, लेकिन हर जो भी द्रव्य है उनके अणु गतिशील होंगे ही होंगे। हाँ, ये परम सत्य है। द्रव्य की अवस्था, द्रव्य की ऐसे तो किताब में 3 अवस्थाएं दी गई है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन द्रव्य की आधुनिक शिक्षा में देखा जाता है द्रव्य की 5 अवस्थाएं होती हैं, ठोस, द्रव, गैस, एक प्लाज्मा और एक बॉस आइंस्टाइन कंडेंसेट। और भी बहुत सारी अवस्थाएं अभी सामने आई हैं, लेकिन फिलहाल इन पांचों के बारे में, अवस्था के बारे में आपको जानना आवश्यक है। सिलेबस के हिसाब से आप 3 जाने काफ़ी है, लेकिन 5 जान लेना 11th के स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा बेहतर है। तो आइए अब हम जानेंगे द्रव्य